सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और अब हुकूमत दिनों की नहीं बल्कि चंद घंटों की मेहमान है। कल रात 12 बजे असेंबलियां तहलील होंगी तो पीडीएम की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक निगरान सेटअप का, निगरान वजीर आजम का, निगरान काबीना का ऐलान नहीं किया जा सका। और इस सिलसिले में जो मुलाकात होनी है वजीर आजम शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर राजा रियाज से, वो भी अभी तक नहीं हो सकी। अब कल आखिरी दिन है। खुद वजीर आजम ने ऐलान किया था 9 तारीख को असेंबलियां तहलील करने का मकसद यह है कि 60 के बजाय 90 दिन निगरान सेटअप को दिए जाएं। और अब यह निगरान सेटअप कितने दिन लेगा, क्योंकि अगर इंतखाबात नई हल्काबंदियों के तहत होते हैं, नई हल्काबंदियों की तरफ मामला जाता है तो फिर कितनी मुद्दत दरकार होगी। नई मरदमशुमारी के तहत तो ऑलरेडी इंतखाबात करवाने की बात हो रही है। अब इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में आज भी कोई मामला तय नहीं कर सका है। कल दोबारा इलेक्शन कमीशन का इजलास होना है। क्यों मामला इतनी तवालत इख्तियार करते जा रहे हैं, प्रोग्राम में मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं और फिर इसी मौजू पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। रिया साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगाई साहब सीनियर साफ़ी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो लगाई साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। ये कल रात 12 बजे असेंबली तहलील होनी है। वजीर आजम ये तो कई रोज पहले बात बता चुके थे, मुशावरत भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, सुना है कि नाम भी फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कोई एक नाम निकलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहा? वो किसी साफी का नाम हो, किसी माहिर मईशत का नाम हो, किसी रिटायर्ड जज या ब्यूरोक्रेट का नाम हो, वो कौन सा नाम हो सकता है? या सियासतदान का, जैसे वो चाहते हैं कि सियासतदान, हाँ, जैसे वो चाहते हैं कि कोई सियासतदान आए। अब देखते ही हैं कि सियासतदान आते हैं, ब्यूरोक्रेट आते हैं, रिटायर्ड जज आते हैं, सहाफ़ी आते हैं या कोई और आते हैं। तो बहुत सी अफवाहें हम तक भी पहुंची, बहुत से नाम भी गर्दिश में रहे। ये भी कहा गया कि शायद खाकान अब्बासी, फिर शायद खाकान अब्बासी ने खुद भी तबसरा किया, अच्छा आओ कबूल कर लेंगे, कोई नहीं। और इस तरह से कई नाम और भी चलाए गए कि जी बलुचिस्तान से जुल्फ़िकार मक्सी हैं, उनको सोचा जा रहा है। फिर कहा गया असलम रईसानी को सोचा जा रहा है, ताकि चूँकि वो मौलाना की पार्टी में चले गए हैं तो अब मौलाना भी इससे खुश हो सकते हैं कि असलम रईसानी आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद इनमें से कोई भी ना। और हफीज़ शेख साहब का नाम लिया गया, इसमें कोई वो नहीं है कि उनके नाम बहुत सीरियस नाम था, इसलिए कि वो पिछले 20-22 साल से वो सिस्टम में मौजूद हैं। सिंध के वज़ीर ख़जाना रहे, वफाक के वज़ीर ख़जाना रहे, फिर जो है वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना रहे, PTI के वज़ीर ख़जाना रहे, और उनके आलमी मालियाती इदारों के साथ भी कनेक्शंस हैं। ये भी अपने तौर पर एक बात है। और हमारे यहाँ ये भी रहा है कि ये ज़रूर सोचा जाता है कि जिन लोगों को हम ले रहे हैं उनका आलमी मालियाती इदारों के साथ भी कोई ना कोई ताल्लुक़ होना चाहिए, चूँकि इन दिनों ज़्यादा मुश्किलात हैं। आपको IMF की तरफ से या जो आपके मुख्तलिफ कंसोर्शियम हुआ करते थे जो आपको लोन करते थे उनके बारे में, या फिर आपको जो बड़े बड़े कर्ज देने वाले इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के बारे में आपको रहती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है कि भाई हमें देखना ये है कि किस आदमी के ताल्लुकात अच्छे हैं। हो सकता है कि वो मोहतरमा शमशाद अख्तर का नाम भी सोचा जा रहा हो, जो हमारे यहाँ गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं। बहुत से नाम हैं, इशरत हुसैन साहब का नाम सोचा जा सकता है, लेकिन ये तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। वो आप जब तक नाम नहीं जाहिर करते, हम तो बस 10-12 नाम ले लेंगे, हम कहेंगे ना ये हैं, अब इस वक्त तक हाजिर माल ये है, अब आपकी मर्जी, आप आगे चलें। सही। तो आमिर साहब, ये नाम फाइनल करने के पीछे सोच क्या होती है? ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है, लेकिन अपोजिशन लीडर तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अमली तौर पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी जो हुकूमत इस वक्त नाम प्रपोज करेगी शायद वो उसी पर एग्री कर जाएंगे। तो हुकूमत की क्या सोच नज़र आ रही है आपको? अच्छा, पहले तो ये देखिए, जो बेचैनी अरबाब साहब हमें लगी हुई है मीडिया को, और हमने उसका एक हाइप बनाया कि कौन आएगा, कौन शेर आएगा ना, शेर आया। तो पहली बात है कि जो भी आया, कि कोई भी नाम आ जाए ना, उसके लिए जो भी होगा टेम्पलेट फिक्स होगी कि उसको ये चीज़ें डिलीवर करनी है आने वाले दिनों के अंदर ना। अच्छा, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं कि जी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म का फैसला होगा। बाज़ लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा, बाज़ लोग कहते हैं जी जरदारी और नवाज शरीफ साहब जब तक मिलकर फैसला नहीं करेंगे कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन इसमें सबसे जो अहम इस मुल्क का प्लेयर है, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। बात ये होती है कि जब भी रियासतें चलती हैं वो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिलकर चल रही होती हैं। तो जो भी नाम मेरे ख्याल में सिविलियन लीडरशिप लेकर आएंगे तो उसका जो है ना कि उसकी कबूलियत वहाँ पर भी होनी चाहिए, जो हमारे सबसे पावरफुल और जो मोस्ट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज फोर्स है पाकिस्तान की।
और बाकी जो है वो कहते हैं, कोई अंग्रेजी की फ्रेज है ना, स्मोक एंड मिरर वाली बात है कि जनाब मतलब फलां का नाम ले दो, फलां का नाम ले दो, लेकिन उसमें जो ज़्यादा संजीदगी के साथ दो नाम मेरे ख्याल में उभर कर सामने आए हैं, और ये भी हो सकता है कोई तीसरा नाम अचानक आ जाए जिसका नाम आया ही ना हो अब तक। तो दो नाम, एक तो इन्होंने तस्करा किया नज़ीर लगारी साहब ने कि हफीज़ शेख साहब का नाम आ रहा है, और वाकई उन्होंने मुशर्रफ साहब के दौर में प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, ठीक है ना, उसके बाद पीटीआई के दौर में रहे, उससे पहले सिंध गवर्नमेंट के साथ उन्होंने काम किया, और उनका जो सबसे बड़ा वो है एसेट जो है उनका, वो ये कि उनके जो राब्ते हैं मतलब है IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, और उनमें एक एतमाद भी है। यानी कि आप ये देखें कि जब तक वो पीटीआई के फाइनेंस मिनिस्टर थे तब तक रिफॉर्म प्रोग्राम ऑन ट्रैक था, लेकिन जब वो सेनेट के इलेक्शन हारे और ये शौकत तरीन साहब आए तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि उन्होंने हमारी इकोनॉमी को ओवरहीट कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पैदा हुआ, ठीक है ना। तो अगर हफीज शेख साहब रहते तो गालिबन आज ये सूरत हाल ना होती, क्योंकि वो कंजर्वेटिव आदमी है, और कंजर्वेटिव मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से, और जो उनको एक कहते हैं ना रोड मैप दे दिया जाता है जिसपे वो एग्री कर लेते हैं, उस पर वो कुलियतन अमल दरामद करते हैं, उसमें इफ्स एंड बट नहीं करते, इसाक डार साहब की तरह मुहिम जोई नहीं करते। तो एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं वो, और वो हो सकता है कि वो कैंडिडेट जो है ना सिर्फ अगर फर्ज करें कि वजारत उज़्मा नहीं होती तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी उनका आप सोच सकते हैं कि कंसिडर किया जा रहा है। एक नाम जो आया है मार्केट में और बड़ा उस पर भी बात हो रही है, जलील अब्बास जिलानी साहब का है। वो साबिक आपके फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत ही मतलब एक रिप्यूटेड डिप्लोमेट हैं, रहे हैं पाकिस्तान के, एक कदावर शख्सियत हैं, उनके जो भी लोग जानते हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर, वो मैंने जो चेक किया उसमें सभी लोग जो है उनके लिए अच्छी बात, अच्छे कलमात उनके लिए अदा कर रहे हैं। तो एक तो इस तरह के अगर कोई नाम आते हैं ना तो मैं समझता हूँ कि लोगों का हौसला बढ़ेगा। लेकिन खाकम बदैन ये जो अगर कोई इस तरह की बात होती है कि कोई बहुत ही सियासी शख्सियत आ जाती है, नहीं सियासी शख्सियत तो हर आदमी सियासी है, नज़ीर लगारी साहब भी सियासी हैं, वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, हम सहाफ़ी हैं लेकिन हम सियासत पे बात करते हैं, लेकिन जिसकी एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होगी उस तरह का कोई सियासी आ जाते हैं तो वो मेरे ख्याल में इलेक्शंस के उस पर जब भी होते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने, 6 महीने के बाद उस पर सवालिया निशान होगा। तो मैं समझता हूँ जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है उसकी जगह नहीं बनती। अब एक मैं अगर ख्वाहिश का नाम लूँ, फर्ज करें मुझे पता है उनका नाम नहीं लिया जा रहा, कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो जैसे जावेद जब्बार हैं, अब वो मतलब अपनी इनिंग्स खेल चुके, एक बहुत ही पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, लोग उनकी बहुत कदर करते हैं, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअली बहुत ही सुपीरियर मतलब है उनका एक नाम है, ठीक है ना। तो उस तरह का कोई अगर सियासतदान आते तो लोगों को फिर भी हौसला वो होगा। लेकिन मैं ये वादे कर दूं उनका नाम नहीं है रेस के अंदर, ये तो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि उस तरह के लोग भी होने चाहिए। भी मिला लें अगर होता है तो मैं भी दोनों हाथ खड़े कर, क्योंकि हम तो इस तरह के नाम लेंगे ना कि जो वाकई मतलब कदावर शख्सियात हों कि जिससे आप बात करें तो कुछ सीख के उठे ना। और यकीनन ये जो इससे पहले 2 नाम ली वो भी बड़े मुतबर नाम है, तो अगर ऐसे नाम आते हैं तो वो अच्छा फैसला होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। इस वक्त जो हमारी यहाँ पोलराइजेशन है उसको कम करने में मदद मिलेगी, बिजनेसमैन का हौसला बढ़ेगा, आप देखिएगा, इन्वेस्टर का बढ़ेगा, आम आदमी का बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता एक टेंटेड दागदार किस्म का नैबज़दा कोई सियासतदान आ जाता है, बेशक उस पर करप्शन के केसेस खत्म हो गए हों तो अरबाब साहब फिर मसला हो जाएगा जाहिर। और फिर मौजूदा दौर में उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी, जाहिर कोई पार्टी फिर उस पर किस तरह से एग्री करेगी, ये भी अपनी जगह सवाल है। फ़खरुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जरा उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। फ़खर साहब आपके पास क्या इत्तलात हैं? अब जाहिर है कि अब तो बस चंद घंटों की बात रह गई है, एक निगरान सेटअप का क़याम, फिर उसकी काबीना भी डिसाइड होनी है, ये सारे मामलात होने और कल रात 12 बजे हुकूमत अब इख्तिताम पजीर हो रही है, तो अब किस तरह से मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे? कोई नाम जो आपके इल्म में हो जो कि अब कल अनाउंस होने वाला हो? देखिए वैसे तो मैं जो आमिर साहब ने नाम आपके साथ शेयर किए हैं, और आज रावलपिंडी में भी एक तकरीब थी और उस तकरीब में एक मुलाकात भी हुई है, और मेरी इत्तलात यही है कि उस मुलाकात में नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं, और बाकायदा निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और फिर काबीना के अरकान कौन होंगे, ये सारे मामला जो हैं वो तय हो गए। कल एक रस्मी सी कार्रवाई होनी है, वो जो सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, उनसे एक मुलाकात होनी है, और उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो थैले से बाहर आ जाएगा। हफीज़ शेख साहब, इसाक डार साहब, ये नाम तो इस वक्त बिल्कुल हैं, क्योंकि इसाक डार साहब का नाम नवाज शरीफ साहब ने प्रपोज किया है, और उन्होंने बड़े ज़ोर के साथ कहा था कि उन्हीं को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए। हफीज़ शेख साहब भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनको भी इसी मकसद के लिए बुलाया गया है। तो अब देखते हैं कि के नाम पर तो फिर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन भी फौरी सामने आ गया था, और फिर वो नाम तो सुना था कि लिस्ट से आउट हो गया, अब उस पर नहीं गौर हो रहा है पीपल्स पार्टी के रिएक्शन के बाद।
और देखें जी, पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो पीपल्स पार्टी की कौन सी बात पे आप यकीन करेंगे? चंद दिन पहले वो मरदमशुमारी के ऊपर कह रहे थे हम कबूल नहीं करेंगे, फिर वो कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होने चाहिए। अब वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन जो है टाइम पे नहीं होंगे, इसलिए हमने अपनी इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं उसको रोक दिया है। दे आर द हिपोक्रेट्स ऑफ द वर्स्ट। उनके किसी बात पे मुझे तो यकीन नहीं है। और जिस तरह से 15 महीने के अंदर उन्होंने बनते वो चैंपियन जमहूरियत के हैं और मुल्क के अंदर जिस तरह से आमराना निज़ाम नाफिज हुआ है, तो उनके एतराज़ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो थे वो मामलात को फाइनल कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ रहनुमाओं को मीडिया पे बिठा दिया जाता है और वो बयानात दे देते हैं, लेकिन नाम आज फाइनल हो चुका है और कल वज़ीर आज़म जो हैं वो साहब ये आपकी इत्तलात के मुताबिक यही दो नाम है, यानी इसहाक डार और हफीज शेख, ये 50-50 इनमें या रेशो का भी फर्क है? कोई 70-80% इसहाक डार साहब का इम्कान है? देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करेगी वही फैसला चलेगा। और आमिर साहब ने भी जिस तरह बात की थी, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज इसी कंटेक्स्ट में रावलपिंडी में एक तकरीब भी हुई, मीटिंग भी हुई है और उसमें ये चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं और अब तो कल सिर्फ अनाउंसमेंट हो रही है, बाकी चीज़ें तो सब फाइनलाइज हैं। सही। जहाँ तक एतराज़ात की बात है तो एतराज़ तो उस पार्टी को होगा जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके ऊपर इस वक्त बदतरीन किस्म का तशद्दुद और उसको दबाव में रखा जा रहा है, वो तहरीक इंसाफ है। उनसे तो कोई पूछ नहीं रहा है, आवाम से कोई पूछ नहीं रहा है। निगरान वज़ीर आज़म का मकसद जो है वो इलेक्शंस करवाना है और यहाँ पे मनसूबाबंदी बताई जा रही है कि अगले 1 साल तक रहेंगे, 2 साल तक रहेंगे। और भाई 15 महीने में दूध की नहरें जो वो नहीं बहा सके, अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर उन्होंने कौन से यहाँ पर जो है ना सोने के पहाड़ खोद के आवाम के सामने रख देने, जिससे आवाम के घरों में जो है ना सुख चैन आ जाएगा और महंगाई जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और बिजली के बिल जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है उसकी हर घर में जो है ना वो रोशनी फैल जाएगी। ये मामलात जो हैं वो इतने सिंपल नहीं है। ये ज़रा निगरान सेटअप सामने आने दें, उसके बाद देखते हैं फिर मामलात किस तरफ जाते हैं। सही। तो लगाई साहब, ये फ़खर साहब जो इत्तलात दे रहे हैं, अब इसको हम क्या खबर के तनाजुर में लें कि इसहाक डार का नाम अगर होता है, पीपल्स पार्टी वैसे तो अपना इनिशियल रिएक्शन दे चुकी है, लेकिन कल अगर ये सरप्राइज नाम सामने आता है तो क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे? सारी पीडीएम की अपनी जो जमातें उनके लिए क्या एक्सेप्टेंस होगी इस नाम की? देखिए, ये तो चूंकि पीडीएम वाले आज तक तो साथ चल रहे हैं और कल इनका शायद वो होगा, एक दूसरे के साथ अलग अलग होंगे, तो अलग अलग इस बात पर नहीं होंगे कौन वज़ीर आज़म है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपस में तय कर चुके हैं और जो सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वही हैं जो मैदान में चीज़ें तय कर रही हैं। और हमारे भाई ने जिसको सबसे बड़ी पार्टी कहा, वो सबसे बड़ी पार्टी का कोई अब वो इम्कान नहीं है, वो चीज़ बड़ी पार्टी नहीं रही है। उसका बाकायदा वो हो चुका है क्रियाक्रम और वो अब जो है अब किस्सा बन चुकी है और उसके पास बड़े इम्कानात थे, बहुत ज़्यादा इम्कानात थे उस पार्टी के आगे जाने के, उस पार्टी के काम करने के। फिर उन्होंने खुद ही अपने इम्कानात को खुद ही ख़त्म किया और ख़ुद ही अपने नुकसान उठाया और नहीं करना चाहिए था उन्हें। एक अच्छा ऑप्शन मुल्क लोगों के सामने आया था, लेकिन वो टोटली हर लिहाज से नाकाम रहे, स्ट्रेटजी में भी, पॉलिसी में भी और गवर्नेंस के मामले में भी वो नाकाम रहे, हमें ये कहना चाहिए। तो ये जो बैठे हुए हैं ये भी कोई आसमान से नहीं उतरे हैं। ये जो जिन लोगों ने ये 15 महीने चलाया, इन्होंने भी जितना ख़राब ये कर सकते थे उतना ही ख़राब किया, उससे बढ़कर ख़राब किया। और जितनी ख़राबी साबका हुकूमत ने पैदा की थी वो भी तारीख़ की बहुत बड़ी ख़राबी थी और बहुत बड़ा एक तबाही थी जो उस पार्टी ने लाई और उनको लाना जो है वो हमारे लिए तबाहकुन साबित हुआ। उससे ज़्यादा तबाहकुन जो है ये इन लोगों ने आकर किया है। तो गवर्नेंस तो बहुत बुरी है। मैं कहता हूँ इस हालत में भी जब मुल्क इस जगह पर पहुँचा हुआ है और आपकी इकनॉमी एक क्वेश्चन बनी हुई है और आपके बारे में, गवर्नेंस के बारे में लोग किसी सुनते, इस वक्त भी इस मामले में बैठे हुए हैं कि जनाब फलां काम के लिए कितने पैसे होंगे और फलां काम के लिए कितने पैसे होंगे और कौन क्या लेगा तो फिर कौन सा काम करेगा, यहाँ तक ये मामला चल रहा है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि जो नया सेटअप आता है, नया सिस्टम आता है, वो कितना और आगे रन करता है और उसके नतीजे में क्या चीज़ होती है, हमें सिर्फ ये देखना है। और पहले हम सोचते थे कि जनाब कोई मुस्बत नताइज होने चाहिए, अब मेरे ख्याल में ये हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान के लिए डिलीवरी का मैकेनिज्म कहाँ से आ सकता है कि जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। मुझे
बहुत ज़्यादा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सियासी अशराफिया जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही है और उनकी अपनी कोताहियाँ ही हैं। अगर आपका उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मसला था या उनका किसी इदारे के साथ मसला था या उनका अदलिया के साथ किसी के साथ भी मसला था ना, तो इन मसाइल के होते हुए भी तो आपने रास्ते निकालने होते हैं। सियासत किस बात का नाम है? सियासत इसी का नाम है ना कि आपने रास्ते निकालने हैं। इनने रास्ते नहीं निकाले, इनने एक बड़ी इंगेजमेंट नहीं की है। मतलब अपोजिशन के साथ भी आपको इंगेजमेंट रखनी होती है। जो आप ऐवान में आ गया, ना तो साबिक वज़ीर आज़म ने इंगेजमेंट रखी ना इन्होंने इंगेजमेंट रखी। ये चले जाते जाकर, मुझे ये तवक्को थी कि चले जाएंगे और जाकर मनाएंगे। अगर उनको बनी गाला जाना पड़े तो वहां चले जाएंगे, जाकर मना कर ले आएंगे, भाई आप प्लीज अपने इस्तीफे वापस ले लें, आए यहाँ हाउस में बैठे। जुबानी बयान तो आते रहे लेकिन इस तरह से नहीं हुआ और उन्हें भी नहीं जाना चाहिए था। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को खराब किया गया। तो अब देखना यह है कि आगे क्या सिस्टम आता है, हम इस बात का वो करेंगे। सही। अब आमिर साहब आगे कुछ क्लैरिटी क्यों नहीं नजर आ रही है? अभी ये 26-27 घंटे बाकी रह गए, ये निगरान सेटअप आएगा, वो 60 दिन चलेगा, वो 90 दिन चलेगा, इंतखाबात, पुरानी हल्काबंदी, नई हल्काबंदियां भी होनी है, उसमें कितना वक्त लगेगा? 27-28 घंटे बाद ये हुकूमत गैर फाल हो जाएगी और अभी तक कुछ भी इसने क्लियर नहीं किया है। किस तरह से फिर मामला आगे चलेंगे? देखिए, वो लैक ऑफ क्लैरिटी अरबाब साहब आपके पास है, मेरे पास है, लगारी साहब या अवाम के पास है ना। जो फैसला साज होते हैं, जो इस पावर पॉलिटिक्स में है, गेम में है ना, उन्होंने अगली चार चालें भी सोची हुई हैं। तो मेरे ख्याल में अब ज़ाहिर, अच्छा वो हमारी ज़रूरत के तहत नामों का ऐलान नहीं करेंगे, वो हमारी ज़रूरत के तहत कि जी हमने 2020 मैच टीवी पे दिखाना है तो वो बताएं जी फलां शख्स आएगा और हम इतने दिनों के लिए आएंगे और हम क्या करेंगे ना, वो अपने ग्रेजुअल टाइम के ऊपर चीज़ों को रिवील करेंगे, ठीक है ना। उसमें ज़ाहिर है कि क्योंकि हमें अपना टीवी का पेट भरना होता है तो हम क्या सराई कर रहे होते हैं, बातचीत भी कर रहे होते हैं। लेकिन मैं एक बात, जो डार साहब के हवाले से बात हो रही थी, अगर आप इजाजत दें, कि लोग कह रहे हैं कि जी जैसे भी कहा कि जी डार साहब गालिबन एक मजबूत कैंडिडेट होंगे, लेकिन मैं अगर बात करूं कि मंतकी गैर मंतकी, तो अगर मंतक की मैं बात करूं तो मुझे डार साहब नजर नहीं आते। लेकिन इस मुल्क में बातों का गैर मंतकी चीजें भी हो जाती हैं। मंतक के लिहाज से, लॉजिक के लिहाज से मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि एक तो जितना भी वबाल है बुरी इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, बुरी मईशत का, वो तमाम का तमाम सेहरा जो है वो क्रेडिट जाता है इसहाक डार साहब को, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि उनके जो एक ट्रस्ट डेफिसिट उनका पैदा हुआ है IMF के साथ और दीगर जो ग्लोबल मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं उनके साथ, वो अभी तक दूर नहीं हुआ। और लोग समझते हैं कि जी उन्होंने डीरेल किया, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने काम किए थे उसको इन्होंने ख़राब किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और पाकिस्तान के वजीर आजम को IMF की मैनेजमेंट से बात करनी पड़े, उन्हें अपना किरदार अदा करना पड़ा। जो काम माजी में आपका एक फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक का गवर्नर किया करता था, उसके लिए आपकी टॉप लीडरशिप को जाना पड़ा। तो मंतक मुझे नजर नहीं आती डार साहब की, क्योंकि एक मुतनाज़ा नाम होगा, एक एक्सप्लोसिव नाम होगा। तो आपको इस वक्त देखें, पाकिस्तान की रियासत को किस चीज़ की ज़रूरत है कि सियासी हिद्दत में कमी हो। तो सियासी हिद्दत में आप कमी ऐसे शख्स को नहीं ला के करेंगे कि जो आते ही अपने साथ सुर्ख झंडा लेकर है और लोग उसके ऊपर एकदम कहते हैं फैल जाए, अवाम भी इतराज़ करे उसके ऊपर, ठीक है ना। जो पोलिटिकल प्लेयर्स हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ है, अगर आप कोई निस्बतन न्यूट्रल आदमी लेकर आते हैं, जो मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को आगे बढ़ने का बेहतर एक रास्ता बनेगा हमारे लिए ना। तो मुझे मंतक में नज़र नहीं आता है इसहाक डार साहब। समझी है वो यकीनन नवाज शरीफ साहब के नूरे नज़र है, उनके बहुत ही दिल के करीब है, ये सब अपनी जगह। लेकिन आमिर साहब, कत्ल कलामी की माजरे जो अभी इस वक्त डील हुई है एक एडहॉक पे जो 6 महीने की IMF के साथ, उसका तो बहुत क्रेडिट इसहाक डार साहब को ये हुकूमत देती है, न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, और उन सबका तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है उन पर। भाई मैंने अर्ज़ किया ना कि उनका ख़ानदान शरीफिया का अगर भरोसा है भी, तो मैं बात कर रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट की, IMF की, पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तानी इन्वेस्टर की, पाकिस्तानी बिजनेसमैन की, उनका भरोसा है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है ना। अगर मैं, क्योंकि मैं मार्केट के लोगों से इन टच रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, तो जो मुझे फीडबैक मिलता है तो इसहाक डार साहब के हवाले से लोग कोई मुस्बत बात नहीं कर रहे होते। और जो IMF का आपको उन्होंने कहते हैं नाक से लकीरें खिंचवा कर आपका कहते हैं ना कि वो 9th और 10th रिव्यू होकर ही नहीं दिया और एक नया प्रोग्राम देना पड़ा, उसका सारा का सारा क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जो है वो इसहाक डार को जाता है। तो अगर अच्छा हफीज शेख साहब उसके मुकाबले में अगर मैं कहूं कि कहते हैं ना आपको कंपैरिजन करना हो। अच्छा आमिर साहब, ये कंपैरिजन अगर आप काइंडली ब्रेक के बाद कर लें, हफीज शेख साहब से मुतालिक डिटेल से बात करते हैं। वक्त चूंकि बिल्कुल ब्रेक का हो चुका है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि क्या इसहाक डार, क्या हफीज़ शेख साहब, इन दोनों में से वो कौन सा नाम हो सकता है जो कल निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ सकता है। तो ब्रेक से पहले इसहाक डार वो नाम नहीं हो सकता है मंतकी तौर पर आमिर ज़िया साहब ने समझाया। ब्रेक पर हफीज़ शेख साहब से मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो आमिर साहब, अब हफीज़ शेख वही वज़ीर ख़जाना हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में थे, और ये PDM हुकूमत उस वक्त उन मौशी पॉलिसीज़ पर तनकीद किया करती थी। सेम वही जब वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना थे, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर तनकीद किया करती थी। तो अब वो नाम PDM के लिए कैसे काबिल कबूल हो सकता है इस निगरान सेटअप में? अरे पहली बात तो ये, अरबाब साहब के कोई तीसरा नाम भी आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि इन दो में से ही जो है सिलेक्शन होना है, वो मेरे ख्याल में पहले वजाहत कर चुके। अच्छा, मैंने ये अर्ज किया था कि मंतकी लिहाज से मुझे समझ में डार साहब नहीं आते, लेकिन गैर मंतकी चीज़ें इस मुल्क में होती रहती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब आइए हफीज़ शेख साहब की तरफ। कुछ मैंने पहले भी बात की कि हफीज़ शेख साहब ने कई गवर्नमेंट्स के साथ उन्होंने काम किया और बैसियत एक टेक्नोक्रेट के किया है। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान की अगर आप देखें कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशत का है, और मईशत को दुरुस्त करने के लिए हम सहारा ले रहे हैं IMF का। आमिर साहब, हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेट मैं आ रहा हूँ, उस तरफ भी आ रहा हूँ ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हफीज़ शेख के ऊपर क्यों मैं वो कर रहा हूँ, या और इस्टेब्लिशमेंट जो है या और जो हमारे मेजर प्लेयर्स हैं वो क्यों इनका नाम लेते हैं। देखिए, वो PTI के भी नहीं थे, और वो पीपल्स पार्टी के भी नहीं थे, और वो मुशर्रफ साहब के भी नहीं थे। उन्होंने बैसिक टेक्नोक्रेट सबकी खिदमत की है, पीपल्स पार्टी से लेकर PTI तक की ना। अच्छा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत का है इस वक्त, और मईशत के हमने दुरुस्त करने के लिए हमने जो हिकमत अमली बनाई है वो ये है कि जी हमें IMF के प्रोग्राम पे अमल करना है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट का, कि जो 9 महीने का है, उसके बाद हमें EFF के ऊपर जाना है, यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ जाना है। अच्छा, ये वही लोग कर सकेंगे कि जिनके जो एक तो इस चीज़ को समझते हैं इसकी अहमियत को, और जिनको एतमाद हो, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट ना हो उनका, जो कि डार साहब का रहा है। तो उसमें मुझे वो आइडियल कैंडिडेट नजर आते हैं। उसमें जैसे भी और नाम भी कोई शमशाद साहिबा का ले रहे कोई, तो वो भी मतलब इक्वली देयर, इक्वली गुड। लेकिन ये क्योंकि इस तरह की पोजीशन होल्ड कर चुके हैं, इन्होंने जब PTI के दौर में आप देखें ना कि जब ये आए थे असद उमर के बाद, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को संभाल लिया था। अब हुआ ये था कि कहते हैं ना कि कबल अज़ वक्त आपने इकोनॉमी को एक्सपेंशनिस्ट इकोनॉमी की तरफ लेके गए। शौकत तरीन साहब जब भी सेनेट के इलेक्शन हार गए थे, उसकी वजह से हमारे यहाँ बुहरान पैदा हुआ। तो अगर उस वक्त भी ये चलते रहते उसी रफ्तार के साथ जिसमें चल रहे थे, उसमें अवाम को रिलीफ नहीं थी, ये समझे आप, क्योंकि हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है अवाम को रिलीफ देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप मुआवजा करें डार बमुकाबला हफीज़ शेख, तो हफीज़ शेख जो है एक मतलब है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, और ज़्यादा उनके ऊपर लोगों का एतमाद भी है, और मतलब इदारों से मुराद IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनसे वो बेहतर अंदाज में डील कर सकेंगे। इसहाक डार तो आस्तीन चढ़ा के धमकियाँ दे के, वो आपको याद है ना जब फ्रस्ट्रेटेड थे, कहते हो जी ड्रामा कर रहा है IMF, और वो ये भी दावा करते थे मुझे सबसे ज़्यादा तजर्बा भी है, ठीक है ना। तो उनका तो, और फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि जी बड़े फजिंग के मास्टर हैं, वो अकाउंटिंग जो कहते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग, उसके मास्टर हैं। तो उनकी तो मैं नहीं समझता, लेकिन इस मुल्क में खुदा ना खास्ता कोई अगर हादसा होना होगा तो डार साहब वज़ीर आज़म निगरान बन जाएंगे, वरना अगर अकल की बात करें तो फिर और बेहतर नाम है और ज़्यादा मोतबर नाम है जो इस मुल्क में पोलराइजेशन को कम करेंगे ना कि बढ़ाएंगे। सही। तो लगाई साहब, इस पर आपकी भी राय, चूंकि अब जो भी वज़ीर आज़म आएगा, निगरान वज़ीर आज़म, अब ये नहीं पता कि वो 2 माह के लिए आ रहा है, वो 3 माह के लिए आ रहा है, वो अगले 6 माह के लिए आ रहा है, चूँकि नई हल्काबंदियों में कितना वक्त दरकार होगा, कितने महीने लग जाएंगे, ये तो कोई किसी मिनिस्टर से भी आप इस वक्त पूछें, उसके पास भी कोई एग्जैक्ट टाइम या ड्यूरेशन का कोई जवाब नहीं है। एक तो ये कि इसहाक डार साहब के मामले में जो कुछ आमिर साहब ने कहा है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, उनकी क्रेडिबिलिटी का मामला भी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कोई भी अगर एक स्टेटमैन हो, स्टेटमैनशिप तो इनमें नहीं है, लेकिन अगर कोई भी हो, कोई सियासत में भी हो, अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर बनने की भी अहलियत रखता हो, तो उसका इतना नहीं होता है जो कुछ जिस तरह टेम्पर लूज हुआ और ने जिस तरह से शहद को थप्पड़ मारा। मैं उन्हें कभी भी अपने दिल से माफ़ नहीं कर सकूँगा जिस तरह से उन्होंने किया है। मैं बतौर साहब ही ये समझता हूँ कि उनके अंदर तो इतना टेम्परामेंट नहीं है कि आप उनके साथ बात कर सकें। यानी क्या कह दिया था उस साहबी ने, क्या कहा था जिसकी वजह से उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। कोई भी ऐसा शख्स जिसका ऐसा टेम्पर हो, वो कैसे इतने बड़े मनसब के लिए उसको कंसीडर किया जा सकता है। और जिसने मैशत को बजाय इसके कि बनाने की तरफ जाते और ख़राब किया हो, तो आप कैसे इसको कंसीडर कर रहे हैं। ये ठीक है जी, वो करीबी रिश्तेदार हो सकता है, उससे कोई चीज़ें और भी हो सकती हैं, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और ये निगरान वज़ीर आज़म होगा, ये नहीं है कि जनाब उनको आज़ादी होगी कि आप इलेक्शन को बनाएं भी और वो जलाएं भी और सब कुछ करें, ऐसा नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे
हफीज शेख साहब भी ये तो मजबूरी में कह रहे हैं, हम भी और शायद आमिर साहब भी, कि कोई और समझ में नहीं आ रहा है। और कोई अगर मुआशी माहिर आपके सामने आ जाए तब भी ये हो सकता है कि कोई और बड़ा मुआशी माहिर आ सकता है और वो उनकी जगह ले सकता है। मैं तो कहता हूँ कि शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को ले लें, कितने शानदार किस्म के आपके एक्सपर्ट हैं माइशत के। अगर सहाफ़ियों को और मीडिया पर वो करने वालों को कंसीडर किया जा रहा है, यंगर लॉट की बात करें, मतलब शायद साहब, अच्छा आपको यंगर वो नजर आ रहे हैं इसहाक डार और हफीज शेख उनसे तो जूनियर है ना, शाहिद साहब से तो जूनियर है ना। लेकिन शाहिद साहब के अंदर भी एक बड़ी वो है, वो चीजें इसलिए कि वो रियल इश्यूज पर यूं बात करते हैं कि जिन शोबों को आपने छोड़ा हुआ है टैक्सेशन से, उनको नेट टैक्स नेट में नहीं लाते, वो हमेशा इसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं। तो अब आपके पास उनका नाम नहीं है, बनता है नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपका ख्वाहिश आपकी, आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। टैक्स नेट बढ़ाना फिर तो आप शब्बर जैदी साहब का भी नाम डाल दें। हाँ, जरूर डाल बहुत सकते ज्यादा हैं, शब्बर जैदी साहब को भी कर सकते हैं कंसीडर। भाई नॉमिनेट करने में तो किसी का कुछ नहीं जाता, बाद लोग तो खुद जो है कोशिश करते कि नाम आ जाए। फखर साहब को पता होगा, हाँ, असल तो ये कि खुद ही अफवाहें उड़ाते रहते हैं। फैसला होना किस पे? फखर साहब ये बताएं कि अब ये वक्त कितना दरकार होगा नई हल्का बंदियों में? ये निगरान हुकूमत जब आ जाएगी, ये नाम तो कल शाम तक फाइनल हो जाएगा, मंजर आम पे आ जाएगा, उसके बाद वो रहेगा कब तक वो सेटअप, कितने अरसे तक वो हुकूमत करता रहेगा, और फिर नए आने वाले इंतखाबात कब देख रहे हैं आप? लेकिन लॉ में एक टर्म होती है कॉज ऑफ एक्शन। अब ये जो निगरान सेटअप है, पहले इसका वजूद में आना ज़रूरी है, फिर उसके बाद जिम्मेदारी बनेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से क्या अनाउंसमेंट करता है। अगर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मली कोई चीज़ सामने आएगी तो फिर हम उसको देखेंगे कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो चैलेंजेबल है, और दीगर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं क्या वो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। क्योंकि अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जी, अच्छा फखर साहब, तो आमिर साहब ये जाहिर एक टाइम फ्रेम तो हमारे सामने होना चाहिए ना कम से कम। अच्छा फखर साहब वापस आ गए। जी फखर साहब कंटिन्यू कीजिएगा अपना पॉइंट। जी मैं ये कहता आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी तफसीली फैसला आया इलेक्शन कमीशन और पंजाब KPK के इलेक्शन के कंटेक्स्ट में, उसमें इलेक्शन कमीशन की तमाम वो जो लूप होल्स जो थे उसको ख़त्म कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को बाइंड कर दिया गया है कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं। अब हल्का बंदियों का मामला है या मर्दमशुमारी की बुनियाद के ऊपर नए इलेक्शंस का मामला है, अगर इसमें कोई हील-ओ-इज्जत इलेक्शन कमीशन की जानिब से होगी तो यकीनन मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो अभी रिसेंटली फैसला आया है उसके कंटेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई बचने का रास्ता नहीं है। तो ये ज़रा निगरान का सेटअप जो है ये कल इंशाल्लाह जो है वो असेंबली तहलील होने का भी फैसला हो जाएगा और साथ ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म का भी फैसला हो जाएगा। तो जैसे ये सारे मामला तय होंगे उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर होती नज़र आएगी। ये अभी कहना कि आगे 1 साल तक या 2 साल तक जो है वो, जैसे ओपोजिशन लीडर रियाज साहब कह रहे थे कि उनको तो मार्च 2024 तक इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, उनको अपना सियासी मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या करना है। उनको इलेक्शन पता नहीं कहाँ से इतने दूर नज़र आना शुरू हो गए। तो एनी हाउ ये अगले चंद दिन जो हैं इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे कि नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हल्का बंदियाँ भी हों, क्योंकि आप जब हल्का बंदियाँ करेंगी तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो सूबाई असम्बलियों की सीटों को एडजस्ट करना या मरकज़ का मामला हो, ये सारी चीज़ें जो है ये आईनी मसले हैं और फिर ये सामने आएंगे। आपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाना है, माशी इस्तेकाम लाना है, इलेक्शंस आपके सर पर हैं। सारी जमातें कह रही हैं कि जी इलेक्शंस टाइम पर होंगे, होने चाहिए, नवंबर में होंगे, बयानात आ रहे हैं और उसके बाद जो है ना फिर ये उधर पेश किए जा रहे हैं। आई थिंक इसके फिर असरात जो हैं वो सामने सही नहीं आएंगे। और मैं इसहाक डार और हफीज शेख के मामले में मैं आमिर साहब और लगाड़ी साहब की बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि इसहाक डार मंतकी तौर पे नहीं हो सकते वज़ीर आज़म, और जहाँ तक हफीज शेख साहब का ताल्लुक है उनकी लियाज़ोन जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ है। इसमें IMF की तरफ से जो शराइत हैं, आपने देखा कि आपको एक किस्त अभी मिल गई है, दूसरी किस्त जो है वो पाकिस्तान में जो नवंबर के बारे में बताया जा रहा है, नवंबर में इलेक्शंस है और नवंबर में IMF की तरफ से दूसरी किस्त की बात की जा रही है। ये बड़े ट्रिकी मामलात हैं, ये देखना होगा, ये ज़रा
इस वक्त जो पीडीएम की कल रुखसती हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं कि मामला कैसे आगे। अब जाहिर है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो 90 दिन इनके पास वक्त होगा वो 7 या 8 नवंबर को पूरा हो जाएगा। तो आमिर साहब फिर ये 8 नवंबर से अगर आगे बात जाती है, हल्का बंदियाँ नहीं हो पाती हैं और निगरान सेटअप ही रहता है, तो फिर आइन इस बारे में फिर क्या कहता है? फिर वो आइनी तकाजे तो नहीं पूरे हो रहे 60 से 90 दिन का जो एक मार्जिन दिया है? आइन दोनों चीज़ें कह रहा है। आइन ये भी कह रहा है कि जी 90 रोज़ में इंतखाबात हों, और आइन ये भी कह रहा है कि जी जब मरदमशुमारी हो जाए तो उस नई मरदमशुमारी के तहत जो है इंतखाबात होने चाहिए। अभी दोनों बातें आइन कह रहा है, तो यहाँ पर फिर एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना होगा। अच्छा, जब हम देखते हैं कि इस मुल्क की जितनी सियासी क़ुव्वतें और मतलब है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अफसरशाही अगर एक चीज़ पे कंसेंसस बना लेती है, जैसे कि मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है कि जी मरदमशुमारी के तहत होंगे, नई मरदमशुमारी के तहत, तो फिर उसी के तहत होंगे। अच्छा, अब उसमें दो राय आ रही है। बाद लोग ये कह रहे हैं कि जी ये काम जो है, जैसे मैं ताज हैदर साहब से बात कर रहा था, पीपल्स पार्टी के सेनेटर, उन्होंने कहा जी मेरे ऑफिस को दे, मैं आपको 90 रोज़ में हल्का बंदी करके दिखा देता हूँ। चले, लेकिन और आप दीगर उनके रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी की बात करें, वो कहते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना 2 महीना डिले हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो एक ये भी राय है। एमक्यूएम वाले भी कहते हैं 1.5-2 माह, तो 1.5-2 माह तो लोगों ने तस्लीम कर लिया है कि इतना आगे होगा। अब उससे अगर मजीद आगे हो तो ये अभी मेरे ख्याल में हमें क़यासराई करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि एक साफ शफाफ जब इंतखाबात होंगे, नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ने का एक ज़्यादा अच्छा फ्रेमवर्क दे सकेगी। वरना खदशात रहेंगे लोगों की, हुकूमत जो है 6 महीने की है, साल की है, बीच में कोई एहतजाज शुरू कर सकता है। लेकिन अगर 2-3 माह ऊपर नीचे हो जाते हैं, जहाँ पर देखें ना कि आइन कहता था कि 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे, पंजाब असम्बली के नहीं हुए, तो क्या हो गया, ठीक है ना। आइन कहता था, अब आइन इस पर खामोश था कि जनाब जो CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसमें वज़ीर आला ने जो है फैसला करना है। लेकिन आइन ये भी कहता है कि जी डे टू डे जो है वज़ीर आला साहब अपना काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो उन्होंने दूसरा काम कर दिया, निगरान है। तो ये भी गैर आइनी सी चीज़ हुई है, बाज़ लोग कहते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि इस वक्त जो सैलाब गुजर रहा है वाक़यात का, उसमें ये सब चीज़ें गुजर जाएंगी, और फिर जो आखिरी नतीजा जो निकलेगा, उसका नतीजा ये निकले कि एक मजबूत हुकूमत आ जाए और इंतखाबात हो जाए, और जनाब आपकी मईशत जो है जो इस वक्त बड़ी लड़खड़ा रही है वो कुछ संभल जाए, तो मेरे ख्याल में एक बुरा ट्रेड ऑफ नहीं होगा जनाब। सही। तो अब गाइस साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी हुकूमत आए, एक ऐसी साफ शफाफ हुकूमत आए जो जिस पर किसी को फिर कोई एतराज़ ना हो, यानी इंतखाबात का अमल साफ शफाफ हो। लेकिन ये इन हालात में भी आपको ये होता लग रहा है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस भी हालत में मौजूद है, लेकिन वो तो नहीं इसको मानेंगे जब भी इलेक्शन होते हैं, जिस हाल में भी होते हैं, उनका तो बहरहाल एतराज़ अपनी जगह पर होगा उस पूरे सिस्टम पर। नहीं, ये सारे सिस्टम पर होगा। मुझे फिर कहता हूँ कि बहुत चीज़ें ठीक थी उनके लिए, बहुत चीज़ें ठीक थी, वो बहुत बेहतर जा रहे थे। उनसे जो ब्लंडर्स हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। अब वो कर चुके हैं अपने ब्लंडर्स, अपनी गलतियों का। बहुत तारीख में ऐसा होता है कि बाद दफ़ा आपके लिए बहुत माहौल साजगार होता है, लेकिन आपकी अपनी गलतियाँ आपके लिए बहुत मुसीबत बन जाती हैं। ये उनके लिए अपनी गलतियाँ मुसीबत बनी हुई हैं, और जो लगातार हुई हैं। ऐसा नहीं है, वो क्या ऐसा होता है कि कोई 100 से भी ज़ायद या 150 के करीब अगर किसी जमात के अरकान हो, इतने बड़े हाउस के अंदर जहाँ मार्जिन तक ना हो, इतना बड़ा अपोजिशन के और हुकूमत के, वहाँ पर आप एकदम रिज़ाइन करके चले जाएं, या आपकी 2 सबसे मजबूत बड़े सूबों के अंदर आप हुकूमत हो और आप वो हुकूमत ही छोड़ कर चले जाएं, और उसके बाद जो है जब आपकी गिरफ्तारी हो तो यार ये अगर यही काम आपने करना था तो अब आपके लिए क्या हुआ है। अब गिरफ्तारी हुई है, कोई ईंट कोई पत्थर, और जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये साजिश थी, ये सोची समझी साजिश, जो कोई 9 मई को हुआ इसके बारे में पहले से सोच लिया गया था। अगर ये गलत है तो फिर जो है वो इसको भी होना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ। जो 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 अभी गिरफ्तारी हुई है, पूरी का पूरा एक प्रोसेस हुआ है, वहाँ तो कोई निकल कर भी नहीं आया। तो मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो गलतियाँ हुई हैं, जो चीज़ें ठीक हो सकती थी, आराम से ठीक हो सकती थी, जो ये कोई होता है कि चौराहे पर खड़े होकर कहे कि जनाब मैं फैसला करूँगा, या मेरी मर्जी का फैसला होगा कि कौन मुल्क के अंदर जो है आर्मी चीफ कौन होगा या फुला मनसब पर कौन होगा। हम तो इस बात पर अपने मीडिया में लोगों से लड़ते थे कि यार कौन होता है कि बंदा, कोई मीडिया पर्सन है या कोई भी बंदा है, ये कैसे कह सकता है कि ये मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, मेरी मर्जी का चीफ जस्टिस होगा, मेरी मर्जी का जो है वज़ीर आज़म होगा। इस तरह की चीज़ें कौन कह सकता है। ये मास्टर्स की मर्जी होती है, और आपको आगे चलना होता है, सबको फ्लेक्सिबली आगे बढ़ना होता है। उन्होंने नहीं किया रास्ता, तो उन्होंने अपना रास्ता खुद खोटा किया है। ठीक है,
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब, आमिर ज़िया साहब, फ़खरुर रहमान साहब मौजूद थे। अब हुकूमत का शुरू हो चुका है, चंद घंटे बाकी हैं। अब देखते हैं कल किसका नाम, कोई सरप्राइज़ नाम सामने आता है या जो लिस्ट में सारे नाम अभी तक मंजर आम पर आए उनमें से ही किसी को निगरान वज़ीर आज़म के लिए सामने लाया जाता है। कल फिर इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।